प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो निम्नांकित आंकड़ों से भारित निर्देशांक ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। हम प्रश्न देखते क्या दिया है। वर्ग, तो इसमें भोजन मद लिया है पहला, दूसरा मद है ईंधन व प्रकाश, तीसरा वस्त्र, चौथा मकान किराया और विविध। भारित निर्देशांक निकालने के लिए, क्योंकि सामान्य निर्देशांक में सभी आंकड़ों को समान रूप से देखा जाता है, मगर भारित निर्देशांक में जैसा गुण रहेगा वैसी ही उसको कीमत दी जाएगी, वैसा ही मूल्य दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं भोजन को 47 भार दिया है और वर्ग सूचकांक इसको 247 दिया है। वर्ग से सूचकांक 247। ईंधन व प्रकाश को भार दिया है 7 और वर्ग सूचकांक 293। वस्त्र को 8, 289। मकान किराया इसको भार दिया है 13 और वर्ग सूचकांक है इसका 100 और विविध इसको भार दिया है 14 और इसका वर्ग सूचकांक है 36। तो इसको हल कैसे करेंगे। वर्ग में वर्ग रख दिए, भोजन, ईंधन, वस्त्र, मकान किराया और विविध भार रख दिया अपन ने। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, वेट W से प्रदर्शित करेंगे भार को। 47 भोजन का है 47 भार, ईंधन का है 7, वस्त्र का है 8, मकान किराया है 13 और विविध है 14। तो यहाँ इसका क्या किया, योग निकाल लिया। यहाँ पर इसका योग निकाल लिया। कुल योग ये दिया हुआ है सिग्मा W बराबर इसे 89। सिग्मा संकेत से माध्य को लिखा जाता है ना। तो माध्य का संकेतक है सिग्मा और W का क्या है, भार, वेट। अब क्या करेंगे, R वर्ग सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं, R वर्ग सूचकांक बोलते R और भार को बोलते W। तो वर्ग सूचकांक रख दिया। तो 200 भोजन का था 247 और ईंधन का था 293, वस्त्र का 289, मकान किराया 100 और विविध 236 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब एक कॉलम बढ़ाएंगे, उसमें भारित मूल्यानुपात निकालेंगे। तो भारित मूल्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, W इंटू R यहाँ किया है ना, W इंटू R यानी भार का गुणा काय में कर देंगे, वर्ग सूचकांक में। तो यहाँ देखिए 47 गुणित 247 बराबर से 11,900। 7 गुणित 293 कितना आया, 2051। 8 गुणित 289 तो आया 2312। 13 गुणित 100 तो 1300। 14 गुणित 236 तो इसका आएगा 3304। गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, ये सब का योग करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा, EWR आ गया। कितना आया, जोड़ 20,576। 20,576 जोड़ आया। अब सूत्र में रखने चलेंगे। भारित निर्देशांक का सूत्र क्या है, भारित निर्देशांक बराबरी से सूत्र रखा अपन ने EWR बटे W, सिग्मा ये किसका संकेत है, सिग्मा WR बटे सिग्मा W। बराबरी से अब इसका मान रख देंगे। सिग्मा WR कितना है, ये है WR
WR 20,576 रख दिया और W कितना आया 89, इस यहाँ 89 रख दिया और इसको भाग दे दिया। तो भाग देने पर कितना आया 231.19। तो भारित निर्देशांक निकल गया कि इतने जो मत दिए हुए हैं भोजन, ईंधन, प्रकाश, वस्त्र, मकान किराया और विविध, इसका भारित निर्देशांक निकला 231.19। तो इस प्रकार से आप भी 5-7 मद ले लेना और उनके भार दे देना और भार दे करके उनका वर्ग सूचकांक दे देंगे और भारित मूल्यानुपात निकाल लेंगे। अब अगला प्रश्न आता है आदर्श माध्य के 5 आवश्यक तत्व लिखिए। तो एक आदर्श माध्य के 5 आवश्यक तत्व कौन कौन से? नंबर 1 पहला है सरल। आदर्श माध्य कैसा होता है? सरल होता है। तो देखते हैं, एक आदर्श माध्य में यह गुण होना चाहिए कि वह सरलता व शीघ्रता से निकाला जा सके। बिल्कुल सरलता से और शीघ्रता से औसत निकल जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को उसे निकालने तथा समझने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ न पेन होता है, न कापी होती है, न किसी प्रकार लिखने की सामग्री होती है, क्योंकि ये तो अनुमान है। सांख्यिकी क्या है? अनुमान है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि ऐसा अनुमान, इकोनॉमी, ऐसा अनुमान जो बिल्कुल सटीक बैठे। अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। तो जिस भी समय पर हम माध्य का यानी औसत निकालेंगे कि हम लाभ में जाएंगे कि हानि में जाएंगे, कोई भी वस्तु खरीदने में, कोई भी काम करने में, कहीं भी जाने में, किसी भी प्रकार का कार्य करने में, ये सब कुछ सांख्यिकी के अंतर्गत आ गया है। और सांख्यिकी ऐसा आख्यान जो बिल्कुल सटीक बैठे, सुस्पष्ट रहे। हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऐसा गुथा हुआ कोई भी विधि नहीं लेंगे कि जिससे आंकड़े अस्पष्ट मिले। स्पष्ट मिलना चाहिए, वह सरल होना चाहिए। दूसरा तत्व होना चाहिए माध्य में निश्चित संख्या। माध्य निश्चित संख्या का होना चाहिए। यदि माध्य एक संख्या न होकर एक वर्ग आए तो इसे अच्छा माध्य नहीं कहेंगे। निश्चित आना चाहिए, वर्ग में नहीं चाहिए होना चाहिए। वर्ग में अगर आता है तो वह एक अच्छा माध्य नहीं होगा। इस प्रकार माध्य 2 आता है, जैसे 50 या 53, तो यह भी ठीक नहीं है। 2 माध्य नहीं आना चाहिए, एक निकलना चाहिए। नंबर 3 सापेक्ष संख्या। एक अच्छे माध्य में यह विशेषता होनी चाहिए कि वह एक निरपेक्ष संख्या हो। पक्षपात रहित संख्या नहीं होना चाहिए, भ्रम पैदा करने वाला काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो, निरपेक्ष संख्या हो, अर्थात माध्य प्रतिशत में या अन्य किसी सापेक्ष रीति से न व्यक्त हो। प्रतिशत में भी व्यक्त नहीं होना चाहिए और अन्य सापेक्ष में भी नहीं, क्योंकि वह ये है कि नहीं है, इतना है कि नहीं है। जैसे बोलते कोई 89% पास हुआ, अब 89% में समझ में नहीं आता कि इसने नंबर कितने लिए, और नंबर कितने लिए तो ये समझ में नहीं आता किस विषय में कितने नंबर है, बस 89% है। ये स्पष्ट नहीं है। चौथा बीज गणितीय तथा अंक गणितीय विवेचन। तो विशेषता माध्य की एक ये भी है कि एक संतोषजनक माध्य में यह गुण भी आवश्यक है कि उसका प्रयोग
अंकगणितीय विधियों द्वारा किया जा सके। यह आवश्यक है कि उसका प्रयोग अंकगणित विधि द्वारा हो सके। 5वां, न्यायादर्श के परिवर्तन का कम से कम प्रभाव। एक अच्छे माध्य की एक विशेषता यह है कि यदि न्यायादर्श में परिवर्तन कर दिया जाए तो माध्य पर उसका कम से कम प्रभाव पड़े। यदि न्यायादर्श के परिवर्तन से माध्य में भी परिवर्तन हो जाए तो माध्य संतोषजनक नहीं माना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमने एक अच्छे आदर्श माध्य में विशेषताएं या तत्व होना चाहिए पढ़ा, वह समझ में आपके आ गया होगा। अगला प्रश्न है, माध्यिका के गुण दोष बताइए। तो माध्यिका के गुण है, माध्यिका को ज्ञात करना एवं समझना सरल है। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही माध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 3, माध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों तक समक अधूरे रहे तब भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। और चौथा, माध्यिका पर असाधारण और अति सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। 5वां, माध्यिका भूयिष्ठक की भांति स्पष्ट और अनिश्चित नहीं होते, इसे निश्चितता के साथ सदैव ज्ञात किया जा सकता है। यह जब आगे हम माध्यिका निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये गुण जो हमने पढ़े थे बिल्कुल सटीक बैठ रहे। माध्यिका के दोष कौन कौन से? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे प्रथम पदों को आरोही एवं अवरोही क्रम में अनुविन्यासित करना पड़ता है। क्या करते, पहले आरोही क्रम में रख लेते हैं या अवरोही क्रम में रख लेते हैं, जरूरी रखना पड़ता है। इसमें समय लगता है और असुविधा भी होती है। माध्य निकालने में हमें उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में नहीं रखना पड़ता है, बहुलक निकालने में नहीं रखना पड़ता है, प्रमाप विचलन निकालने में नहीं, परंतु माध्यिका निकालने में आरोही या अवरोही क्रम में उसे जमाना पड़ता है। इसमें समय लगता है और असुविधा भी होती है। दूसरी समस्या है दोष, माध्यिका और आवृत्ति की कुल संख्या से क्या करते हैं, माध्यिका और आवृत्ति की कुल संख्या से गुणा करने पर मूल्यों का कुल योग प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मूल्य दिए हुए हैं उनका आवृत्ति से गुणा करने पर कुल योग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें तीसरा, माध्य को निकालने में श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है जो अशुद्ध है। 5वां, यदि मध्य पद दो मूल्यों के बीच पड़ता है, मध्य मूल्य दो मूल्यों के बीच पड़ता है तो इसे एकदम ठीक प्राप्त करना कठिन होता है। धन्यवाद। अगले क्रम में, अगले अंक में हम पढ़ेंगे निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आप प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना करना है। समांतर माध्य निकालना है प्रत्यक्ष रीति से। यहाँ से गणित शुरू हो गया, माध्य निकालना है अगले अंक में। धन्यवाद।